हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को लुसेंट बुक से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड लाइन बाय लाइन हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आगामी रेलवे ग्रुप डी की प्रतियोगिता परीक्षा या आगामी जेएसएससी की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इसमें लगभग सभी टॉपिकों को संपूर्ण ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रसायन विज्ञान के डिफिनेशन के साथ आरंभ करते हैं। और इससे पहले फिजिक्स का और बायोलॉजी का 2 संपूर्ण वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को फटाफट से आरंभ करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान का डिफिनेशन है शुरू में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। ठीक है, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। ठीक है, इसके आगे है कि लेवायसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो यहाँ से पहला प्रश्न है कि लेवायसियो को क्या कहा जाता था, तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा लेवायसिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक यहाँ से आरंभ होता है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति से। ठीक है, पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, हवा, बालू इत्यादि। ठीक है, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। ये 5 तत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर है। ठीक है, यानी कि आकाश, जल, अग्नि और यहाँ पास गगन और समीर यानी कि हवा है। ठीक है, तो इससे जो है उत्पत्ति माना जाता था पहले। ठीक है, लेकिन भारत के महान जो ऋषि मुनि हैं, उनका नाम था कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अनंत सूक्ष्म कण से बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, कणाद ने डिफिनेशन दिया था। ठीक है, आगे है पदार्थों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पदार्थ है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव और गैस होते हैं प्रकार पदार्थ के, और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थ होते हैं और मिश्रण होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व होते हैं और एक यौगिक होते हैं। ठीक है, और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तत्व 2 प्रकार का होता है, एक धात्विक होता है और एक अधात्विक होता है। यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब ठोस के डिफिनेशन की ओर। तो ठोस का डिफिनेशन है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आधार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। यहाँ पास नोट दिया हुआ है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है।
ठीक है। चलिए आगे है कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं में निम्न रूप से शामिल होता है। ठीक है। जैसे कि ठोस द्रव बनता है, द्रव गैस बनता है। उदाहरण यहाँ पास जल है। ठीक है। आगे है इसके बाद कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर इत्यादि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है। आगे बात करेंगे तत्व का डिफिनेशन की ओर। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। आगे है यौगिक। ठीक है। तो यौगिक को देख लेते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों से के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। ठीक है। आगे है मिश्रण। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख तत्व एवं उनकी प्रकृति। ठीक है। तो भूपटल मतलब होता है कि पृथ्वी का ऊपरी स्तर। ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन जो पृथ्वी के ऊपरी स्तर में है कितना है, 46.6, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5, कैल्शियम 6.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09, टिटेनियम 0.44 और हाइड्रोजन 0.14। ठीक है। और आगे है कि सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा जो है, हम लोगों के शरीर में तत्व कितने परसेंट मौजूद होते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, 3 नाइट्रोजन, 2 कैल्शियम, फास्फोरस 1, 0.35 पोटेशियम, 0.25 सल्फर, 0.15 सोडियम, 0.15 क्लोरीन, 0.05 मैग्नीशियम, 0.004 लोहा आयरन और अन्य तत्व 0.046। ठीक है। आगे है कि मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधि है। एक है रवाकरण। ठीक है। जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद यह विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, जैसे शर्करा नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आगे है आसवन विधि। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग जो भाग है वो वाष्पीकरण
एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन के बारे में है आगे कि इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिनमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं हो। इस विधि से कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे है आंशिक आसवन। तो आंशिक आसवन किसको बोलेंगे? इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में सबसे शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आगे है वर्ण लेखन। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थों में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन। इस विधि से कार्बन मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जो जल में घुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पिल होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित होता है, जैसे एसीटोन और मिथिल अल्कोहल इत्यादि। ठीक है, आगे है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो पहला है यहाँ पास द्रवनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या इसको गलनांक भी बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वह है कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक निश्चित ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता यानी कि ठोस से आखिरी कण तक रहता है, गलता है, तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष ताप नियत रहे तब। हिमांक फ्रीजिंग। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है उसे हिमांक कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ की द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक जो है वो 0 होता है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि द्रवनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, आगे है कि द्रवनांक पर दाब का प्रभाव। तो उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में पलवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ की टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार में पूर्णतः प्राप्त कर ले सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। मिश्र धातुओं का द्रवनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण। किसी ठोस को उसके द्रवनांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवनांक पर जल वह जल से ऊष्मा लेगी जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है।
उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग लिया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। इसके आगे है दोस्तों कि वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण को देख लेते हैं। द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक वाष्पन, एक क्वथन। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेजी से होगा। और आगे है इसके बाद कि क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक को देख लेते हैं। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप पर जिस कोई द्रव्य उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से जो है वो द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। आगे है परमाणु संरचना। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहते हैं उसको। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि पदार्थ का एक परमाणु कार्बन C12 के परमाणु कार्बन के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। आगे है अणुभार। ठीक है, तो किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का कितना गुना भारी है। मोल धारणा, 1 मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम परमाणु में पाया जाता है। ठीक है, मोल इकाई का मान, मोल का मान 6.022 गुने 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु हैं। 6.022 गुने 10⁻23 को अवोगाड्रो संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी के आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्य 3 मूल कणों से मिलकर के बना है। इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो माइनस में होता है, इसका आवेश -1 होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1095 10⁻28 ग्राम होता है और इसका जो खोज करता है वो जे थॉमसन है। ठीक है, आगे है प्रोटॉन। प्रोटॉन का पावर प्लस में होता है, 1.6726 गुने 10⁻24 ग्राम होता है। इसका जो खोज करता है वो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड संयुक्त रूप से माने जाते हैं। न्यूट्रॉन का मान 0 होता है आवेश। इसका जो मान है वो 1.6749 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसको चैडविक ने खोजे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परमाणु क्रमांक।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा का स्तर को प्रदर्शित करती है। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। आगे है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉन के n, l और m के समान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहे। हाइड्रोजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ व्यर्थ निर्धारण असंभव है। आगे है अफबाउ का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों के ऊर्जा को बढ़ाने का क्रम किया जाता है, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4a 5d 6p 7s। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परमाणु विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या सम होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे यहाँ पास भिन्न भिन्न है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। समभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, जैसे आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम एटॉमिक संख्या 20 और मास नंबर 40। आगे है इसके बाद कि सम न्यूट्रॉनिक, जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन जो है 3 पावर के साथ है, दूसरा में 4 पावर के साथ है। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जैसे यहाँ पास नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सम इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। आगे है दोस्तों गैसों का आचरण। ठीक है। बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर गैसों की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप की सीधा अनुपाती होता है। ठीक है। T = 273 डिग्री प्लस T सेल्सियस। ठीक है। आगे है एवोगैड्रो का नियम। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। अवस्था समीकरण PV = nRT, जहाँ R एक मोलर गैस स्थिरांक है। n क्या है?
1 मोल है जो कि गैस के लिए है। गैसों का विसरण घनत्व के अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में के विरुद्ध गैसों के आसपास मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाता है। ठीक है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम नियत ताप पर एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षित गतियाँ उनके घनत्वों अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे है दोस्तों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम हम लोग शुरू में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 अवर्ग थे। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ दिए थे। आगे है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष। ठीक है। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार करने कारण दोनों वर्ग में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों की अलग अलग रखा गया जैसे Cu, Hg, Ag, Ti, Au, Pt, Ba और Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया जैसे आयोडीन और टेल्यूरियम, बाद में इसको रखा गया था। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था और 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित कर दिए थे। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 9 है। आगे है कि वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग A एवं B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अकीर्य गैस। ठीक है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो इसमें अपवाद है, बाकी सभी क्षार हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनोइड श्रेणी में रखा गया है। 57 से 71 को लेंथेनोइड और उससे नीचे वाले को एक्टिनोइड। आयन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जब उदासीन परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7A तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की है। ठीक है। आगे है विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। आगे है कि निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है
वहीं 4 के ए तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। आगे है रासायनिक बंधन। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होता है: वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसंयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन: जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थान पर स्थानांतरण के द्वारा होता है उसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, NaCl बन रहा है। आयनिक यौगिक के गुण, ठीक है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होता है। वह घोलक जिनका पारावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे जल, द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होता है। जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। आयन की मात्रा प्रायः उच्च होता है। जालक ऊर्जा: किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूर तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। आगे है संयोजी बंधन, ठीक है। जब दो सदृश्य या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम, ठीक है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को संयोजी बंधन कहते हैं, ठीक है। इनके बीच संयोजी बंधन है, Cl2 बन गया। इसके बाद है संयोजी यौगिकों के गुण, ठीक है। तो संयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्थाओं में रहते हैं तथा त्रिविम समवायता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे है सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप दाब की सामान्य अवस्था में यह प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। आगे है इसके बाद कि इनका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है उच्च सहसंयोजी बंधन, ठीक है। ये जो है उच्च सहसंयोजी बंधन को दर्शा रहा है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, ठीक है। और इसके बाद आता है हाइड्रोजन बंधन। H हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF या H2O, ठीक है। ध्रुवीय मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है, लाइन से। तो देखिए बंधन ऊर्जा का क्रम में अगर लगाएंगे तो जैसे कि एक होता है सिंगल, एक डबल से बंधल रहता है और एक ट्रिपल से, ठीक है। तो देखिए एकल बंधन क्या है, ऊर्जा के आधार पर बांट रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल 3 गोला है, उसके बाद दूसरा नंबर वाला आएगा, उसके बाद पहला वाला आएगा, ठीक है। लेकिन यदि बोला जाए कि दूरी इसमें किस में ज़्यादा है, तो एकल में ज़्यादा दूर पर रहता है, 2 गोला में उससे कम दूरी पर, 3 गोला में और 5 सटा हुआ रहता है। अब ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो जिनमें 3 गो मजबूत होगा वो क्रियाशील होगा। तो 3 वाला ज़्यादा मजबूत, 2 वाला उससे कम और 1 वाला सबसे कम। आगे उसके बाद कि सिग्मा बंधन के बारे में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। उसके बाद है पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीकरण एवं अवकरण के बारे में। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पास नाइट्रोजन और आयरन जो हैं, सोडियम और आयरन, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इनको ऑक्सीकरण बोलेंगे। अवकरण विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। आगे है रेडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवकारक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सभी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। आगे है ऑक्सीकारक, जिन पदार्थों का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक है ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण की संख्या निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास ऑक्सीकरण की संख्या निकाला गया है, तो संख्या निकालने के लिए इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देता है। ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। अवकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है। आगे है अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर। ठीक है। एसिड, अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। ठीक है, इसका जो आरहेनियस के अनुसार जो है अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। और बारेंटेड एवं लारी सिद्धांत ये कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, देखिए जैसे सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इत्यादि यहाँ पास दिए गए थे। ठीक है, तो वही है कि अम्ल जो है कैसे होते हैं, तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले नीतिस्वत्र को लाल कर देगा। ठीक है, तो नीला से लाल जो करेगा वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो खाने में भी जैसे उपयोग हम लोग करते हैं ये सब, तो खाने वाला यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, और खाना पचाने के लिए HCl अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने के लिए H2SO4 और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, ठीक है, कुछ अम्लों की जो प्रबलता है वो घटते क्रम में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पावरफुल जो है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लराज 3:1 अनुपात में होता है। ठीक है, यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। आगे है अम्लराज में 2 होता है, एक याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक याद रखिएगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। भस्म, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है भस्म कहलाता है। ब्रांड लॉरी ने के सिद्धांत के अनुसार यह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल में विलय भस्म होता है, एक वैसा भस्म जो जल में विलय होता है उसे क्षार कहते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, जो नीला से लाल करेगा वो अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल नीला से लाल, तो लाल में भी अंत में ल आ रहा है, अम्ल भी अंत में ल आ रहा है, याद रखिएगा नीला से लाल करेगा। और जो
क्षार होगा वो लाल से नीला कर देगा। ठीक है, तो क्षार यहीं पास जो दिया हुआ है स्वाद में कड़वा होगा, और जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि के बारे में बताया गया है। आगे है इसके बाद कि जल में अभिलय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है प्रमुख भस्मों का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, और जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जालन पर मरहम लगाने में, जलन वाली जगह पर। ठीक है, तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। आगे है कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कारखानों को साफ करने के लिए, पेट्रोलियम साफ करने के लिए, कपड़ा एवं कागज बनाने के लिए, इन सभी का जो है वो उपयोग किया जाता है। आगे है यहाँ से कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में सहायक होता है। साल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए NaCl लवण का यहाँ पास निर्माण हो रहा है। ठीक, और H2O साथ में बन रहा है। आगे है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड खाने के रूप में और अचार के परिरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है खाने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है? खाने का सोडा बोला जाता है। ठीक है, ये पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है। समुद्र जल का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, लार का pH मान 6.5 होता है, दूध का pH मान 6.4 होता है, मूत्र का pH मान 6 होता है, शराब का pH मान 2.8 होता है, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक दो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। तो समुद्र जल का 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, दूध का मूत्र का उसके बाद है 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। ठीक है, आगे है इसके बाद कि पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो सब जो है वो pH स्केल पर मापते थे दोस्तों कि कितना किसका pH मान है। ठीक है, तो हमारे शरीर में 7 से 7.8 pH मान परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी के केवल संकीर्ण pH मान परास ही रह सकते हैं। ठीक है, आगे है इसके बाद कि वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाता है। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पास मुंह की pH मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है दंत। आगे है विलयन के बारे में। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एवं निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10 के पावर -7 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलय और विलायक, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हो उसे विलायक बोलते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसको विलय बोलेंगे। विलायक जिस पदार्थ में डाइलेक्टिव नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। ठीक है, ये सार्वत्रिक विलायक है। विलायक का उपयोग औषधि निर्माण होने में, निर्जल धुलाई करने में और
इत्र निर्माण करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। विलयन के प्रकार, ठोस के विलयन को कहते हैं तांबा वाला विलयन, ठीक है, मिश्र धातु बन जाएगा। ठोस द्रव को बोलेंगे थैलियम में पारा का विलयन। ठोस से गैस के कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस को पारा में लेड का विलयन। द्रव में द्रव को जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का धुआं वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव विलयन कोहरा बादल इत्यादि विलयन। गैस में गैस विलयन वायु में गैसों का मिश्रण। आगे है संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम मात्रा में घुली हो उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर धुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। विलयता, कि निश्चित ताप पर या 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलयता कहते हैं। विलयता, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100, ठीक है। आगे है किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। विलयता पर ताप का प्रभाव, सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है, ठीक है। किसी द्रव में गैसों की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। विलयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ जाती है। आगे है विलयन का सांद्रण, उसी प्रकार परिक्षेपण, निलंबन, कोलाइडल, ठीक है। तो यहाँ पास कोलाइडल के बारे में बताया गया है, उसको देख लेते हैं, ये इंपोर्टेंट होता है थोड़ा सा। जैसे कि सोल किसको बोलेंगे, तो वैसा कोलाइडल जिनमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होता है उसे सोल बोलते हैं, ठीक है। रबर के दस्ताने का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलाइडल जिनमें ठोस द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं उन्हें जेल बोलते हैं। जैसे जेली या जिलेटिन बनता है, ठीक है। एरोसोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है, ठीक है। जब ये परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है, ठीक है। जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा बोलते हैं। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल, बेंजीन हो तो कोलाइडलों का क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल्स और बेंजोसोल्स बनता है, ठीक है। पायस, जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइडल कण को पायस कहा जाता है। पायस बनाने की प्रक्रिया पायसीकरण कहलाता है। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है, ठीक है। आगे है झाग के बारे में। झाग, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है, ठीक है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके कण छना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। सबसे अस्थायी एवं पारदर्शक होता है, ये आँख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। आगे है अपोहन, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। अपोहन इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। आगे है इसके बाद ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के कण लगातार जो है इधर उधर भागते रहते हैं, इन्हें ब्राउनी गति बोलते हैं। स्कंदन, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटन मिलाते हैं तो कोलाइडी कण आवेशित उदासीन हो जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं तो इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडल कण काली
पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडिल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर है। यहाँ पास देख लीजिए इसको थोड़ा सा। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कण का आकार 10⁻⁷ से कम रहता है। कोलाइड विलयन में पदार्थ के कण का आकार 10⁻7 से 10⁻5 के बीच में रहता है। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य रहते हैं और कोलाइडल कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा देखा जा सकता है। आगे है, इनमें पीने वाला वाटर रखा था, गिर गया। आगे है कि इस विलयन में प्रासरणी दाब अधिक होता है। इसका प्रासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। आगे है बफर विलयन। ठीक है, वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है। इसे बफर विलयन कहते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट। ठीक है, आगे है जैसे कि विलयन का रंग सूचक ने दिया है। अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन। मिथाइल ऑरेंज गुलाबी रहता है, क्षारीय मिलाएंगे पीला, उदासीन में नारंगी। ठीक है, तो ये सब इसका कलर युक्त दिया गया है। आगे है कार्बन एवं उसके यौगिक टॉपिक। कार्बन एक क्या है? अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग IV माने 4A में रखा गया है। अपरूपता, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं अपरूपता कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुल सकता। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डायमंड का अंगूठी पहन लीजिए, उसके लिए नौकरी चाहिए। इसके रवे घनाकार होते हैं। इसका अपर्तनांक 2.417 होता है। ठीक है, इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणें के पड़ने से यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, रंग उसका नहीं होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। आगे है ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ठीक है, पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 होता है। आगे है हाइड्रोकार्बन। आगे है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी के में कुछ विशेष प्रकार के औषधि चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संख्या चारों संयोजकता एवं संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये एल्केन भी इनको बोला जाता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, यहाँ पास दिया हुआ है, CnH2n+2। यानी कि कार्बन जब 1 रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब जब कार्बन 2 रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितने रहेगा? तो रहेगा CH2H6। ठीक है, यानी कि कार्बन 2 रहेगा और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्केन ग्रुप। तो इसका फॉर्मूला
शॉर्ट में याद कर लीजिएगा आप कि CnH2n+2 जो होता है वो अल्केन ग्रुप का होता है, +2 जो है वो अल्केन ग्रुप में जोड़ते हैं। ठीक है, इससे बने हुए जो परमाणु मिश्रित अणु होते हैं उन्हें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि एल्केन लगा करके बोलते हैं। आगे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकष्ट कार्बन परमाणु आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो होता है द्विआबंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इन्हें एल्कीन बोला जाता है। इनका फार्मूला क्या होता है? तो इनका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आगे है कि इनको क्या बोलते हैं? तो इनको एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एल्कीन बोलते हैं। आगे है इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन होता है। C2H4 जो है वो इथीन इसको बोला जाता है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन उसको बोला जाता है। और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, +2 अल्केन में, सिर्फ 2n अल्कीन में और 2n-2 अल्काइन में होता है। ठीक है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पास दिखाया गया है। ये क्या बनाया गया है? तो एल्काइल एथाइन ये बनाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ब्रांच वाले। आगे है समवायता। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी समवायता क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिक को, ठीक है, अणुसूत्र समान होता है परंतु उनके गुण में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समवायता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समवायती कहलाते हैं। पहला है संचरणात्मक समवायता, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा त्रिविम समवायता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। आगे है बहुलकीकरण, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक परमाणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, और बहुलक को बहुलक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है स्टार्च और सेलुलोज। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो स्टार्च और सेलुलोज है। और रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक के 2 बहुलक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और यहाँ था कि प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थर्मोप्लास्टिक जान लेते हैं थोड़ा सा। यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर होता है। ठीक है, लेकिन जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पर जल्दी मुलायम नहीं होता है। ठीक है, मुलायम नहीं होता है, वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो होता है। एक होता है पॉलीथीन। ठीक है, C2H4 पॉलीथीन का सूत्र होता है। एक होता है पॉलीस्टीरीन। ठीक है, और पॉलीस्टीरीन का जो उपयोग है वो फेनिल एसिटिल बहुल फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अम्ल रखने का बोतल बनाया जाता है। एक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, वाइल क्लोराइड के बहुलक से प्राप्त होता है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका उपयोग हम लोग पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में। तो वही था कि जिसको पहली बार गर्म करते समय मुलायम जो है ये नहीं होता है। ठीक है, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि बेकेलाइट, यह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में करते हैं। रबड़,
रबड़ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक रबड़ यह आइसोप्रीन होता है, ठीक है, यह थर्मोप्लास्टिक भी होता है। और जो है वल्कनीकरण, ठीक है, वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर वल्कनीकरण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से दस्ताना और रबड़ बैंड बनाते हैं, और रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। आगे है संश्लेषित रबड़। तो संश्लेषित रबड़ दो गो है, एक है कौन, तो एक है नियोप्रीन और एक है थाइकोल, ठीक है, नियोप्रीन और थाइकोल। आगे है थाइकोल रबड़ के बारे में, यहाँ से देख लीजिए कि नियोप्रीन से स्टार्ट करते हैं। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है, विद्युत तार का केबल बनाने में किया जाता है, खनिज तेल ले जाने के लिए उपयोग पाइप के लिए बनाया जाता है। और इसका उपयोग जो है थाइकोल का, यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथेन से बनता है, और इसमें विलायक को जमा किया जाता है, ठीक है। आगे है थाइकोल रबर ऑक्सीजन मुक्त करने वाला रसायन के साथ मिलकर रॉकेट इंजन में भी ठोस ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। रेसे वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है, इनको रेसे बोलते हैं, ठीक है। और आगे है यहाँ से नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन शब्द जो है यहाँ से न्यूयॉर्क शहर से आया है, नाइलॉन शब्द, ठीक है। उसके बाद है रेयोन, ठीक है। तो रेयोन शब्द जो है, ये रेयोन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है पोलिस्टर, ये इंग्लैंड से विकसित हुआ है पोलिस्टर, ठीक है। चूँकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह मिलाए जाते हैं, इसीलिए इनको पोलिस्टर बोला जाता है। आगे है कार्बन फाइबर, उसके बाद है पेट्रोलियम उपयोग, ठीक है। तो पेट्रोलियम उपयोग के बाद हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि किसका किसका जो है तापमान कैसा होता है। तो एक है नेचुरल गैस, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहता है, रसोई गैस के रूप में उपयोग करते हैं। पेट्रोल इसको, ठीक है, 20 से 100 डिग्री सेल्सियस। ईंधन में मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी प्रकार किरासन तेल, लैंप एवं स्टोव जलाने में किरासन तेल के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। उसी में है डीजल, या डीजल ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। स्नेहक तेल वगैरह के बारे में है आगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ईंधन चैप्टर में आ गए अब हम लोग, ठीक है। तो वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है। ईंधन, अच्छा ईंधन होने के लिए निम्नलिखित गुण होना चाहिए। वह सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसकी ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए, जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए, उसका जलना नियंत्रण होना चाहिए, उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। ईंधन के ऊष्मीय मान के आगे है उसी प्रकार ईंधन का वर्गीकरण। तो यदि ईंधन का वर्गीकरण हम लोग यदि करते हैं तो ठोस ईंधन में आते हैं लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक। द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रीट, डीजल, ईथर, किरासन तेल, अल्कोहल आदि। और गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस इत्यादि आते हैं। आगे है कोल के बारे में, कोयला के बारे में। कार्बन की मात्रा के आधार पर यह कोयला 4 प्रकार के होता है: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनियस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोयला होता है, ठीक है, कोयला का श्रेणी में। दूसरा है लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 65 से 70 तक होती है। इसका रंग भूरा होता है, इसे जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इसमें मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है, ठीक है। आगे है एंथ्रासाइड कोयला। एंथ्रासाइड कोयला, यह कोयले की सबसे उच्चतम कैटेगरी होता है एंथ्रासाइड।
इसमें कोयले की कार्बन जो है लगभग 85% से अधिक पाया जाता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइड, सबसे खराब पीट। ठीक है, तो खराब है तो उसको पीटे पड़ेगा। द्रव ईंधन, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, अल्कोहल, स्प्रिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण है। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाला द्रव प्राकृतिक गैस जो एलपीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडर में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है तथा इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर के यौगिक, ठीक है, को इसमें मिलाया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन को इसमें मिलाया जाता है ताकि इससे रिसाव हो तो इससे गंध पहचाना जाए। मिथाइल मरकैप्टन एलपीजी का सेंट गमकने के लिए उसमें मिलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, गोबर गैस, गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस स्वतंत्र संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद बना दिया जाता है उस गोबर का। प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तप्त कोक से बनता है। ठीक है, बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान जो होता है वो क्या होता है? तो इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो लगभग 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर केजी होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जल गैस, वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5%। इसका ऊष्मीय मान 2500 से 2800 केल्विन पर केजी होता है। यह अपापचयक कहलाते हैं। आगे है कोल गैस। ठीक है, कोल गैस यह कोयले के भंजक आसवन बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो पावर अल्कोहल बनता है जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग भी होता है। ठीक है, धातुएं, ऐसे धातु हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार और आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं। धातु में ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। चांदी जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। आगे है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि धातु की प्राप्ति। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में धातुओं के मुख्यतः स्रोत हैं। भूपरपट्टी में मिलने वाली धातुएं में एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4%, कैल्शियम 3% क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम। ठीक है, आगे है खनिज भूपरपट्टी। भूपरपट्टी प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क जो है, अयस्क का सांद्रता जैसे कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, तो ये जो है सांद्रता पर निर्भर करता है। आगे है धातु क्रम से संबंधित। ठीक है, तो चलिए ध्यान लेते हैं एक एक करके कि धातु क्रम आखिर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए धातु क्रम, अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षण तथा परिक्रमण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु क्रम कहते हैं। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को गैंग कहते हैं। फ्लक्स,
अयस्क में मिले गैंग को हटाने को बाहर मिलाने के लिए फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें धातुमल कहते हैं। निष्पातन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं तथा ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाए। भर्जन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक के नीचे के ताप पर गर्म करके ताकि इसमें मिले अशुद्धि अस्वीकृत हो जाए। स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में इसे द्रवणांक के ऊपर ताप पर गर्म करते हैं जिससे अधूरी दूर हो जाएगा, ठीक है, और धातु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है यहाँ से कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, और सबसे कम होता है सोना औरम, उससे भी कम होता है चांदी, उससे कम होता है पारा, उससे कम होता है तांबा, ठीक है। और सबसे बेसी अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यही था आपका अभिक्रियाशीलता के आधार पर। फिर है संक्षारण, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तुओं काला हो जाना, ये सब संक्षारण होता है, ठीक है। तो संक्षारण का ये जो नियम है कि लोहे में संक्षारण हो जाएगा तो Fe2O3 2H2O चाहे जितना H2O हो चढ़ जाता है, ठीक है। आगे है यसद लेपन, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते का पतली परत चढ़ाया जाता है, इन्हें यसद लेपन कहते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे है कि तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आगे है धातुओं से संबंधित विविध तथ्य, ठीक है। टंगस्टन का संकेत W होता है, इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। आगे है कि जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेल्डिलेइट जिरकोनियम का अयस्क होता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग जो है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आगे है बेराइल धातु का उपयोग जो है अयस्क के रूप में होता है। आगे है फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड भी कहते हैं, इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। आगे है सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम होता है और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है। आगे है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को बायराइट वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम नील के रूप में उदर के एक्सरे में करते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो है स्ट्रेंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक होता है, यह सबसे प्रबल अपक्षायक होता है। सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं ये सब, ठीक है। आगे है कि गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर तथा पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातु में सबसे अधिक अधातुवर्ध सोना और चांदी होता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नेटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंटेड है।
कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग होता है। और सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए करते हैं। आगे है कि ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क होता है और कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्राहक बैक्टीरिया तथा निम्न गलनांक मिश्र धातु बनाने के लिए होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्व होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। और थूलियम का संकेत टीएम होता है। और रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और धातु का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में होता है। और साइटोक्रीम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट में प्रयोग जल में मृदु बनाने के लिए किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, C2CO3 को पर्ल एस बोला जाता है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। नाइक्रोम कौन निकेल और क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम की ही बनी हुई होती है। आगे है क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी तांबा व टीन के मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट 10% गंधक व 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बैबिट धातु में 89% टीन 9% एंटीमनी 2% तांबा होता है। समूह ए के तत्व क्षार समूह कहलाते हैं एवं इनके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह दो के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। टाइटेनियम के रणनीति धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उससे आधा गुण वाला होता है, ठीक है। वायुयान का फ्रेम इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस में के वायुमंडल में मैक्सियम का तार रखा जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आधारित बनाने में और जलरोधी कपड़ों को तैयार करने में किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड का जल के प्रतिक्रिया से एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन 3 ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहेमयता रोग होता है। अफ्रीका के बंटू आदिवासी में लोहेमयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे के बर्तन में बियर सेवन के कारण होता है। आगे है मानव शरीर में खासकर यकृत में, जो यकृत सीरोसिस का एक कारण है, तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर विसल्सन रोग हो जाता है। आगे है कि टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा भी कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में करते हैं। लकड़ी की वस्तुओं की कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। और जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मरहम और चेहरे के क्रीम के रूप में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड में हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग क्रीमी वर्षा में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में, सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड का हॉर्न सिल्वर में।
सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदाता के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी निशान लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना उपयोग लाया जाता है बाबू। आगे है आयरन पाइराइड्स FeSO2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी बनाने के लिए होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है।